हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं आपदा प्रबंधन में फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो, और इसमें हम लोग आपदा प्रबंधन के गेस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जो सिलेक्टेड किए हैं ना आपदा प्रबंधन का क्वेश्चंस को 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना, तो आपदा प्रबंधन से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, यानी कि यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपदा प्रबंधन से आपको नंबरिंग चाहे तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपदा प्रबंधन से जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे ना, सारे के सारे प्रश्न यहीं से रहेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग सिलेक्टेड किए हैं, इसलिए इसको वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा कौन होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है, जैसे कि आपका सुनामी हो गया, उसके बाद बाढ़ हो गया, उसके बाद भूकंप होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा होते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा नहीं होता वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। यहाँ पे आतंकवाद क्या एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो दोस्तों बिहार में भूकंप जो आया था ना, कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल गैस जो त्रासदी था ना, ये किस प्रकार का आपदा था? ये वायुमंडलीय आपदा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, वायुमंडलीय आपदा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो सुनामी का प्रमुख मेन कारण क्या होता है, वो समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों भूकंप एक प्रकार का क्या होता है? प्रकृति के द्वारा घटित होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो दोस्तों महाराष्ट्र में भूकंप आने का मेन कारण क्या था? तो कोयला बांध का निर्माण, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों भूकंप जो हम लोग मापते हैं ना, भूकंप जो आता है, तो भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टर पैमाना। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा हम लोग करते हैं? रिएक्टर स्केल के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप सभी को बताया कि प्राकृतिक आपदा कौन होता है? जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ एक प्रकार का क्या प्राकृतिक आपदा है, उसका भूकंप भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये हिंसा एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंसा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बाढ़ क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बाढ़ एक प्रकार का क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो दोस्तों नदी में जो बाढ़ आता है ना, तो उसका मेन कारण क्या होता है? जल की अधिकता होता है। जब जल ऊपर उठ जाता है तो नदी में क्या होता है? बाढ़ हो जाता है, यानी कि जब जल भर जाता है नदी में तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जल की अधिकता के कारण क्या होता है? नदियों में बाढ़ आता है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो दोस्तों बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। उत्तरी बिहार में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि
कुत्सा यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कुत्सा तटबंध किस नदी पर है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुत्सा तटबंध जो है ना किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी कि कौन जो है बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो बाढ़ एक प्रकार का क्या है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा क्या आता है, बाढ़ आता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाखरा नांगल जो बांध है ना वो किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली जो नदी है ना वो कौन है, दामोदर नदी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यानी कि सतलज नदी पर जो है ना कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है वो कौन सा नदी है, सरदार सरोवर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हम लोग बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा, हम लोग कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सुखाड़ यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों सुखाड़ यानी कि सूखा एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं, सूखा होते हैं या सुखाड़ होते हैं। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सूखे के लिए जिम्मेवार है। तो दोस्तों सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या होते हैं, वो वर्षा की कमी या फिर भूकंप या फिर बाढ़ या फिर ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी क्या होते हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है, वो आपका वर्षा जल संग्रह करना, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा जल संग्रह करना, यानी कि वर्षा का जल को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो वो क्या होता है, सूखे से बचाव का एक मेन तरीका होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो दोस्तों कृषि जो सुखाड़ होता है ना वो किसके अभाव से होता है, तो आपका जल के अभाव से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख ले, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। इससे पहले हम लोग जो है ना हिस्ट्री के, उसके बाद जो है हम लोग इकोनॉमिक्स के दोनों के जो है गेस क्वेश्चन दिए हैं। अगर उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है ना चैनल में जाके देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग गेसिंग क्वेश्चंस करवाते हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% टकराएगा, यहीं से आपका प्रश्न आएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो दोस्तों बाढ़ से यानी कि बाढ़ से जो सबसे अधिक हानि किसको किसको होता है, तो यहाँ पे जो है ना फसलों को होता है, पशुओं को होता है, भवनों को होता है, यानी कि ये बाढ़ से तीनों को हानि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो भूकंप होते हैं, जो भूकंप आते हैं तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग होता है उसको हम लोग कौन सा तरंग के नाम से जानते हैं, किस तरंग के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग जो जानते हैं पी तरंग के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राइमरी तरंग, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिर केंद्र को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जो भूकंप के केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं या फिर अधिक केंद्र कहते हैं, बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक केंद्र। और दोस्तों लास्ट में आप बताना है कि इनमें से आपको कितना परसेंट जो है ना पहले से मालूम था। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि कौन जो है ना भूकंपीय तरंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पी तरंग होता है, भूकंपीय तरंग होता है, एल तरंग क्या होता है, भूकंपीय तरंग होता है, और यहाँ पे एस तरंग, तीनों तरंग क्या होते हैं, भूकंपीय तरंग होते हैं। लेकिन ये ओ तरंग क्या होते हैं, भूकंपीय तरंग नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया। तो दोस्तों भारत को जो है ना कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो यहाँ पे पांच क्षेत्र में भारत को जो है ना भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सुनामी कौन सा स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को जो है ना पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था। तो यहाँ पे जो है ना कौन सा स्थान पर आया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है, इसको अच्छा तरह से याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या करें देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों सुनामी का मेन कारण क्या होता है, समुद्र तल से भूकंप का आना। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्री भूकंप। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों महासागर का जो तली होता है ना, उस पर जो कंपन होते हैं उसको हम लोग जो है ना कौन से किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं सुनामी के नाम से। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है। तो यहाँ पे आपसे वो बतलाना है जो सबसे खतरनाक तरंग होता है ना, वो कौन सा तरंग होता है, तो आपका एल तरंग होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब बस्ती या मकान में आग लग जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे या फिर दरवाजे खिड़कियां लगाएंगे या फिर आग बुझने तक का इंतजार करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब बस्ती या मकान में आग लग जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाइएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब बाढ़ आता है ना तो उस समय आप लोग कौन सा स्थान पर जाइएगा, गांव से बाहर निकल जाइएगा या फिर ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाइएगा या फिर जहां है वहीं उसी स्थान पर रहिएगा या फिर खेतों में। तो दोस्तों जब बाढ़ आता है ना तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाइएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारा प्रश्न काफी ईजी है। आप लोग जो है ना बता दीजिएगा सभी का आंसर। तो इसीलिए एक एक प्रश्न को अच्छा तरह से देखिए, रिवीजन करते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार हम जो है ना आपसे करवाए हैं ये प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये जो है ना प्रश्न हम लोग रिपीटेड किए हैं अपने वीडियो में। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग किस यंत्र की मदद लेते हैं, तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों जब आग से जल जाता है कोई तो उस समय जले हुए जो स्थान होता है जहां पे जलता है तो उसके लिए जो प्राथमिक उपचार होता है ना, तो क्या करना चाहिए। प्राथमिक उपचार क्या होता है, ठंडा पानी डालना। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों संचार जो होता है ना इसका सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है, सार्वजनिक टेलीफोन होता है, मोबाइल होता है या फिर वाकी टोकी होता है, फिर रेडियो होता है। तो यहाँ पे बताइए आप लोग क्या होगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो यहाँ पे संचार का जो लोकप्रिय साधन होगा ना वो आपका क्या होगा, सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वैकल्पिक संचार साधन
इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि वैकल्पिक संचार साधन जो है ना इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना आप सभी को बता देते हैं जो वैकल्पिक संचार साधन होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं। रेडियो संचार होते हैं, ये वैकल्पिक संचार साधन होते हैं। हैम रेडियो होते हैं, उपग्रह, तीनों जो क्या होते हैं वैकल्पिक संचार साधन होते हैं। लेकिन यहाँ पे डी में दिया हुआ अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष क्या है? वैकल्पिक संचार साधन नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदा आप सभी को बताते हुए आ रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा कौन होता है? जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे आतंकवाद क्या होगा? एक प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा। अब आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, का प्रयोग किस लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे सुदूर संवेदी उपग्रह जो होता है ना इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं दूर संचार के लिए करते हैं, मौसम विज्ञान यहाँ पे मौसम विज्ञान के लिए करते हैं और यहाँ पे संसाधन की खोज के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सभी के लिए इसका आप लोग उपयोग करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह का। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने प्रतिशत भूकंप, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। दोस्तों भारत में जो है ना कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो यहाँ पे 56%, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए अब क्या करा है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाले साधन कौन सा है? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाले जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? टेलीफोन होते हैं, पेंजर होते हैं, मोबाइल होते हैं या फिर वाकी टूकी होते हैं। तो बताइए यहाँ पे वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाले साधन कौन सा होते हैं? तो मोबाइल होते हैं, यानी कि अभी सबसे ज्यादा किसका यूज हो रहा है? मोबाइल का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना सबको करता है, बच्चा मोबाइल रखता है। तो यहाँ पे वर्तमान में जो है सबसे अधिक उपयोग देने वाले संसाधन क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, साधन यहाँ पे होगा मोबाइल। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मेन कारण क्या होता है? बताइए यहाँ पे कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मेन कारण यानी कि मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मेन कारण होता है ना केबल का टूट जाना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा है। तो वही होगा आपका जो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो घटित आपदा कौन है? भूकंप है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप एक प्रकार का क्या प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है। जबकि आग लगना, आग कैसे लग जाता है? कभी कभार आग जो कैसे लगता है कि गैस सिलेंडर लीक हो जाता है उसकी वजह से आग लग जाता है, या फिर कोई जो है ना आग लगा देता है। और बम विस्फोट कैसे होता है? व्यक्ति, सब व्यक्ति करता है, ठीक। आग कौन लगाता है? व्यक्ति ये लगाता है। बम विस्फोट कौन करता है? व्यक्ति ये करता है। और रासायनिक दुर्घटना जो होता है किसके कारण होता है? यानी कि सब सारा चीज कौन करता है? व्यक्ति करता है। लेकिन जब भूकंप आता है तो व्यक्ति का संभव व्यक्ति भूकंप को कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे भूकंप जो कौन करता है? अल्लाह ताला करता है, यानी कि ईश्वर करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति आपदा कौन हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो दोस्तों मानव जनित आपदा जो मानव के द्वारा घटित आपदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा और महामारी हो जाएगा। ये तीनों क्या होते हैं? मानव के द्वारा जनित आपदा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब चले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कृषि सुखाड़ होता है। दोस्तों कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? बताइए। कृषि सुखाड़ जो होता है किसके कारण होता है? वो मिट्टी की नमी के अभाव में, जब मिट्टी में नमी का अभाव हो जाता है तो इससे क्या होता है? कृषि सुखाड़ हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बताइए यहाँ पे बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? पशुओं को होता है, फिर फसलों को होता है, फिर भवनों को होता है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? पशुओं को भी होता है और फसलों को भी होता है और भवनों को भी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो दोस्तों जहाँ पे सुनामी होता है ना तो उसमें जो मकान का निर्माण करना चाहिए कहाँ पे करना चाहिए? समुद्र तट के निकट या फिर समुद्र तट से दूर या फिर
समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जब सुनामी प्रभावित क्षेत्र होता है तो मकान का निर्माण जो करना चाहिए ना, कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से देखते हुए चलती है और रिवीजन करते हुए चलिए, और लास्ट में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न याद था। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूसंकलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण है। तो दोस्तों जहाँ पे भूसंकलन वाला क्षेत्र होता है ना, उस पर जो ढलान होता है उसमें जो मकानों का निर्माण होता है वो क्या होता है, उचित होता है या फिर अनुचित होता है, लाभकारी होता है या फिर उपयोगी होता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाभकारी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कि रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिंग बांध जो है ना किसके लिए उपयोगी होता है, वो आपका बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, बताइए। जहां पे भूकंप होता है, भूकंप आने का संभावना होता है, तो उस क्षेत्र में भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आयताकार। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं, बताइए। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या मापते हैं, सुनामी को मापते हैं। सुनामीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, सुनामी को ही मापा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आपदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपदा हम लोग किसे कहते हैं, आपसे को पता होगा डेफिनेशन। तो आपदा हम लोग उसको कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को दूर करने, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। तो दोस्तों आप सभी को बतलाना है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4000 वर्ग फीट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो दोस्तों आपदा के समय जब आपदा होता है तो उस समय जो होता है ना, कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है, तो यहाँ पे मोबाइल टावरों एवं ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपका स्थानीय प्रशासन होते हैं, स्वयंसेवी संगठन होते हैं, गांव मोहल्ले के लोग होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नांकित विकल्पों में कौन से सबसे अधिक सही माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि प्राकृतिक आपदा का सही और सटीक डेफिनेशन कौन है। तो यहाँ पे हम लोग पता है प्राकृतिक आपदा का जो सटीक जो सबसे अच्छा डेफिनेशन होता है ना, वो कौन होता है, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सा आपदा आया। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश में 26 दिसंबर 2004 को जो है ना कौन सा आपदा आया था। तो यहाँ पे इस समय कौन सा आपदा आया था, सुनामी आपदा आया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, पटना या फिर दिल्ली या फिर मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका जो है ना जवाब आप सभी को इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही।